नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में, जहां हम रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मेंस का और ये देखते हैं कि उसको आंसर करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। आज का सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से है, लेकिन आप जनरली इसे एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो। अगेन अ रिमाइंडर कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको आप साइलोज में नहीं रख सकते हो, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बना के और ये सोच के कि जो मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा है वो मैं आईआर में यूज नहीं कर सकता हूं या कर सकती, एंड वाइस वर्सा। ऐसा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आईआर में पूछा गया था जबकि हमने एनवायरनमेंट में इसके बारे में समझा होता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक लिंकेज पूछा गया है। लिंकेज किसके बीच में? लिंकेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स के बीच में। अब देखो, जहां तक बात आती है क्लाइमेट चेंज और इनिशिएटिव्स की, जनरली हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी हम ये पढ़ते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंटरनेशनल कोई फोरम है तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC उसे बड़ा कोई भी नहीं। और ये जो UNFCCC होता है ना, इसकी अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है, COP29, शायद आप नोटिस भी कर रहे होंगे, न्यूज में आ रहा होगा। अब इस फोरम के अंदर मल्टीलेटरल या इंटरनेशनल लेवल पे नेगोशिएशंस चलते रहते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान देना है। इस आंसर में जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले तो आपको इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां तक मतलब कहने का यह है कि इंडिया अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज और साथ में रशिया एंड इवन टू सम एक्सटेंट चाइना के साथ। वहीं दूसरी ओर चाइना एक थ्रेट बना हुआ है फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया एक थ्रेट बना हुआ है फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम हाईलाइट करेंगे अपने आंसर में। इसका मतलब इंडिया जिस प्रकार से क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स ले रहा है, उसमें कई मामलों में वो वेस्टर्न कंट्रीज का समर्थन कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और कई मामलों में वो उन्हें अपोज कर रहा है। ये दोनों चीजें आप अगर अपने आंसर में हाईलाइट कर देंगे तो आप ये उस कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे जो क्वेश्चन में पूछी गई। तो सबसे पहले शुरुआत से की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन मॉडर्न समय में, आज के समय में तकरीबन चौथे नंबर पे आता है जब बात होती है एमिशंस की, जब बात होती है क्लाइमेट चेंज के अंदर या ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस की। तो चौथे पांचवें नंबर पे आता है इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम। इससे पहले बहुत सारे देश आते हैं। यूरोप को अगर हम एक यूनिट लेते हैं तो यूरोप के बाद फिर हम चौथे पांचवें नंबर पे, अदरवाइज वी आर कमिंग इवन बिलो दैट। और अगर हम ओवरऑल यानी कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके अभी तक की एमिशंस की बात करते हैं तो उसमें तो भारत और भी पीछे है। तो एक तरफ जहां पे भारत अपनी डेवलपमेंट स्टोरी में अभी मिडिल इनकम के आसपास है, लोअर मिडिल इनकम के आसपास है, वो चाहता है कि वो हायर इनकम इकोनॉमी बने, वहीं दूसरी ओर उसके ऊपर ये प्रेशर भी है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वो कोलैबोरेट करे। इसे मैन्यूवर करना है, ये आज की रिक्वायरमेंट है। दिस इज हाउ यू विल इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और क्लीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस करता आया है। नाउ इस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो इंडिया की जो इवॉल्विंग पॉलिसी है उसको 3 स्टेजेस में या 3 डायमेंशंस दे सकते हो। डायमेंशन नंबर 1, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरम। इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फोरा जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहां पे इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स रहते हैं, यहां पे इंडिया का क्या स्टांस रहता है, फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि ऑफ लेट इंडिया ने मिनीलेटरल्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2-3 कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में मिलके इंडिया अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स होते हैं उनमें क्लीन एनर्जी को एक कंपोनेंट रख के चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं क्वाड की, तो क्वाड के अंदर, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड के अंदर वो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन पैकेज लेके चल रहा है साथ में, है ना। इवन क्वाड के अंदर देर इज कंपोनेंट ऑफ क्लीन एनर्जी। सिमिलरली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाला में भी
क्लीन एनर्जी एक वन ऑफ द पिलर्स है जिसको इंडिया इसी पिलर को ज्वाइन कर रहा है। सब पिलर्स को ज्वाइन नहीं किया था उसने, लेकिन क्लीन एनर्जी को ज्वाइन किया था। सिमिलरली I2U2 की बात करो, ठीक है, जो मिनीलेटरल्स का मतलब है 3-4 देश जो हैं एक साथ जुड़ के अपनी पार्टनरशिप लेके आगे चलते हैं। तो इंडिया क्या कर रहा है, इन मिनीलेटरल्स को ज्वाइन करते हुए, ये उसका ब्रॉड जियो स्ट्रेटेजिक गोल है, जियोपॉलिटिकल गोल है कि बहुत सारे मिनीलेटरल्स को ज्वाइन कर लेंगे ताकि बैलेंस रहे। और दूसरा, इसी में क्लीन एनर्जी को इंटीग्रेट कर रहा है, ये इंडिया की चेंज इन पॉलिसी है। तो पहले आप मल्टीलेटरल फोरम की बात करते हो, UNFCCC की बात करते हो अपने आंसर में, और ये बताते हो कि इनिशियली इंडिया वाज हेजिटेंट बिकॉज इंडिया वाज कंसर्न अबाउट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी भी है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिन देशों ने सबसे ज्यादा एमिशन किया है, यूरोप ने, अमेरिका ने एमिशन किया है हिस्टोरिकली, तो उनको खर्चा उठाना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस का ज्यादा बर्डन उनके ऊपर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे ज्यादा बर्डन उनके ऊपर होना चाहिए। ये अभी भी स्टांस कंसिस्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ COPs में इंडिया अपने कमिटमेंट्स देने शुरू कर चुका है, जिसमें आप पंचामृत को मेंशन करोगे। पंचामृत जो 2022 वाले COP में इंडिया ने दिया था कि जी हम ये 5 टारगेट्स पूरे करने वाले हैं और नेट जीरो एमिशंस का टारगेट पूरा करेंगे 2070 तक। मिनीलेटरल्स के अलावा मल्टीलेटरल फोरम में इंडिया की सबसे बड़ी इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, जो उसने फ्रांस के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट की थी 2015 में। इसको भी आप मेंशन करोगे इन द मल्टीलेटरल फोरम। तो मल्टीलेटरल फोरम में आप UNFCCC को मेंशन करोगे, आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मेंशन करोगे। फिर मिनीलेटरल्स में आप ये क्वाड है ना, I2U2, इनको मेंशन करोगे जिसमें एनर्जी के कंपोनेंट है। एंड लास्टली आप मेंशन करोगे बायलेटरल रिलेशंस में भी। बायलेटरल रिलेशंस में भी इंडिया जब किसी दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसमें क्लीन एनर्जी के कंपोनेंट रखता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो इजराइल हो, ठीक है। इन सभी कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स है, बायलेटरल एग्रीमेंट्स है, उनमें भी क्लीन एनर्जी के कंपोनेंट्स है, सोलर पावर प्लांट्स के कंपोनेंट्स है ना, विंड मिल्स के कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स है। इवन आप मेंशन कर सकते हो स्वीडन के साथ इंडिया का एक इनिशिएटिव है लीड इट, जो इंडस्ट्रीज के एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बात करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज की बात करता है। तो ये जो इनिशिएटिव्स है इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीलेटरल फोरा, मिनीलेटरल्स एंड बायलेटरल। बहुत ही खूबसूरती से आपके आंसर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट आखिरी चीज जो इसमें आप मेंशन करोगे तड़का लगाने के लिए, जैसे आप दाल बनाते हैं है ना, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें एंड में तड़का ऐड करते हैं ना, तो इसमें भी तड़का ऐड करोगे। क्या? देयर आर स्टिल चैलेंजेस, अभी भी चैलेंजेस हैं इन सब इनिशिएटिव्स के बावजूद। क्या चैलेंजेस है? क्लाइमेट फाइनेंस के चैलेंज है, ठीक है, इंडिया की खुद की डिपेंडेंसी ऑन कोल एंड गैस एंड ऑयल, इसको कैसे कम करना है, कैसे रिड्यूस करना है, ये चैलेंजेस है ना। एनर्जी ग्रिड के साथ रिन्यूएबल को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये चैलेंजेस। तो इन चैलेंजेस के साथ आप इस आंसर पे तड़का लगाएंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि जब ये क्वेश्चन है डिस्क्राइबिंग ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन इंटरनेशनल फोरा, तो इस आंसर को आप कंक्लूड कैसे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ इवैल्यूएशन भी चाहते हैं और एक हैंड होल्डिंग गाइडेंस चाहते हैं, जो मैं प्रोवाइड करता हूं अपने मेंस मेंटोरशिप बैचेस के अंदर, जहां पे वीकली लाइव डिस्कशन होगा, डेली आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनको लिखोगे, उन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट मैं ही करूंगा। इवैल्यूएशन के अलावा आपको पूरे हफ्ते के बाद एक लाइव सेशन मिलेगा जहां पे मैं सभी आंसर्स को डिस्कस करूंगा। इस प्रोसेस में आप 96 क्वेश्चंस लिखोगे विद इन 8 वीक्स। आफ्टर दीज 96 क्वेश्चंस व्हाट यू विल डू इज यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट FLT, फुल लेंथ टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट GS 1 2 3 4 के, ठीक है। तो आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग समझते हो, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है आंसर्स के अंदर, कैसे पार्ट्स में ब्रेक करना है। जैसे अभी हमने देखा ना कि इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, सिंपली मल्टीलेटरल, बायलेटरल, मिनीलेटरल एंड बायलेटरल में बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है।
और आपकी प्रोग्रेस को मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा। आई विल हैव द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, जिसमें मैं उनके मार्क्स की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करूंगा और साथ ही साथ उनका टाइम मैनेजमेंट, उनकी स्पेस मैनेजमेंट कैसे करनी है इन द आंसर्स, ये सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाके इसे अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसी तरीके से YouTube पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेंस अ डे के साथ जुड़े रहिए। अगली बार तक के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।